नमस्कार भाई सभी को। और एसएससी जीडी के फॉर्म अब शुरू हो चुके हैं अप्लाई होने। तो 5 सितंबर से और 14 अक्टूबर तक का इसकी जो डेट है वो रखी गई है अप्लाई करने की। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिपार्टमेंट के द्वारा जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो डिमांड की जाती है वो कैसे कैसे की जाती है और क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। तो यदि मैं बात करूं आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो वही जो पहली एसएससी जीडी के द्वारा जो डिमांड होती आ रही है कि 10th स्टैंडर्ड आपका कंप्लीट होना चाहिए। और अब की बार जो डिमांड की गई है वो 1 जनवरी 2025 से पहले पहले का आपके पास में 10th सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। यदि मैं बात करूं फिजिकल क्वालिफिकेशन की, तो उसमें आपकी जो हाइट है, मेल की हाइट वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीस आपकी, अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपसे 100 रुपये का चार्ज लिया जा रहा है फॉर्म भरने के लिए। इसके अलावा एससी और एसटी के लिए कोई चार्ज नहीं है और फीमेल के लिए भी कोई चार्ज नहीं है। और आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद में अगर किसी के पास में एनसीसी के ए बी सी तीनों सर्टिफिकेट है, यानी किसी के पास में एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, तो जितने आपके रो मार्क्स बन रहे होंगे उनका 5% उसमें ऐड कर दिया जाएगा यदि किसी के पास में एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है। यदि एनसीसी का बी सर्टिफिकेट आपके पास में है तो उसमें आपको 3% ऐड आपके किए जाएंगे, जितने आपके रो मार्क्स है उसके 3% आपके उसमें बढ़ा दिए जाएंगे। एनसीसी जिसके पास में ए सर्टिफिकेट है उसमें रो मार्क्स में 2% की बढ़ोतरी की जाएगी। ये एसएससी जीडी के द्वारा अब की बार नोटिफिकेशन में बताया गया। इसके अलावा जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट अब की बार जानकारी आपकी निकल के आ रही है वो ये है कि अगर हम पहले देखें तो उसमें पहले एक कट ऑफ लगा करती थी रिटन के बाद में, उसके बाद में आपको फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाता था, फिर उसके बाद में एक कट ऑफ लगा करती थी मेडिकल के लिए, फाइनल फिर बाद में लगती थी। अब की बार क्या हुआ कि अब की बार फिजिकल और मेडिकल दोनों एक साथ ही कराए जाएंगे, ये कहना है एसएससी जीडी वालों का। और ये सीएपीएफ के द्वारा कराए जाएंगे। फिजिकल और मेडिकल इकट्ठे ही 2 या 3 दिन के अंदर आपके कंप्लीट करा लिए जाएंगे। अब इसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, और प्रॉब्लम ये हो सकती है क्योंकि अगर पहले हमारा मेडिकल हुआ करता था तो उसके लिए अगर हमें कोई पॉइंट मिलता था, हमारे बॉडी के इफेक्ट में हमें कोई पॉइंट मिलता था, तो उस पॉइंट के लिए जो हमें री मेडिकल का जो टाइम मिलता था वो हमारे पास में होता था कि हम उसके लिए बाकायदा अपना रीमेडिकल करा सके, या फिर जो हमें पॉइंट मिला हुआ है हम उसे कवर करके और अपना रीमेडिकल क्वालिफाई कर ले, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब की बार क्या है कि आपको रीमेडिकल के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। आपका जब डीएमई होगा, पहला जो मेडिकल होगा, उसके बाद में अगर आपको रीमेडिकल के लिए भेजा जाता है तो मुश्किल से आपके पास में 2 से 3 दिन का ही मैक्सिमम आपके पास में टाइम होगा। और मुझे नहीं लगता कि अगर हमारे शरीर में कोई पॉइंट हमें ऐसा मिला है तो वो 2 या 3 दिन में हम उस चीज़ को कवर कर सके। जहाँ तक मुझे लगता है ये बच्चों के साथ में एक प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है भाई। दूसरी बात कि 39,000 और समथिंग कुछ वैकेंसी है, तो कुछ डिपार्टमेंट की वैकेंसीज ऐसी हैं जो अभी तक अपडेट नहीं हुई है। तो जब वो अपडेट होंगी तो पूरी की पूरी उम्मीद है कि आपकी जो एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है ये बढ़ा दी जाएंगी। लगभग 40,000 है, तो अब उसके बाद में कुछ और फालतू इसमें बढ़ोतरी देखने को हमें मिल सकती है। इससे आगे अगर मैं बात करूं तो आप भी जानते हैं कि आज के समय में जो एग्जामिनर की डिमांड होती है बच्चों से, वो इजी टू मॉडरेट नहीं रही है। अब वो मॉडरेट टू हाई की तरफ चल पड़े। ठीक है भाई। चाहे आप अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस का, आप उसको ले लीजिए। कुछ क्वेश्चन तो उसमें ऐसे थे कि जो 2016 की, यानी अब से 8 साल पहले की करंट से रिलेट रखते हैं। नॉर्मली जो बच्चों से डिमांड की जाती है वो 6 महीने या मैक्सिमम एक साल का जो करंट होता है उसकी डिमांड की जाती है, लेकिन साथ साथ 8 साल पहले के शायद 30 की फर्स्ट में क्वेश्चन था या फिर 25 की वो फर्स्ट में क्वेश्चन था। 2016 का जो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था 2019 या 20 का पूछा गया था, दिसंबर महीने में 2000 के कितने नोट छापे गए थे। ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा ही 23 तारीख की फर्स्ट मीटिंग में देखने को मिला था, जिसमें पूछा गया था 1985 का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या रहा होगा।
ठीक है, तो वो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जो एक नॉर्मल तरीका होता था एग्ज़ाम लेने का अब वही चल रहा है, नहीं, वो पूरा का पूरा अब चेंज हो चुका है। अब मॉडरेट टू हाई की तरफ एग्जामिनर का दिमाग चल चुका है। ठीक है भाई। और रही बात एसएससी जीडी की, तो आप पिछली कट ऑफ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितनी मेहनत की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि वैकेंसी काफ़ी है, लेकिन फॉर्म भी बहुत ज़्यादा भरे जाते हैं बच्चों के द्वारा। और धीरे धीरे जो बच्चों का दिमाग है वो अब डेवलप होना शुरू हो चुका है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, मेहनत करनी ज़रूरी है। तो धीरे धीरे बच्चों की भी मेहनत बढ़ती जा रही है। ठीक है भाई। बात ये है कि 4 सब्जेक्ट जो आपके आते हैं इसमें 20-20 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, मैथ 20 नंबर का आता है, अर्थमेटिक आता है, एडवांस नहीं आता है। जो एग्ज़ाम की डिमांड है उसमें एडवांस नहीं दिया गया है, अर्थमेटिक आपको बोला गया है उसमें। उसके अलावा 20 क्वेश्चन आते हैं आपके रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन आपके आते हैं जीएस के, और जो बाकी के 20 क्वेश्चन हैं उसमें आपके पास में ऑप्शन होता है इंग्लिश या हिंदी का। या तो आप इंग्लिश का सिलेबस चूज़ कर लीजिए या हिंदी का कर लीजिए। तो नॉर्मली हम लोग हिंदी का ही चूज़ करते हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर 80 क्वेश्चन हैं जो 160 नंबर के हैं। नेगेटिव मार्किंग वही 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर। और पिछली कट ऑफ के अनुसार यदि आप बात करें, वैसे तो अभी से ही अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि कितने फॉर्म भरे गए हैं, उसके बाद में एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहता है, एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहता है, वो सब चीज़ देखने के बाद में तब एक अनुमान लगाया जाता है कि लगभग हमारा सेफ स्कोर कितना रह सकता है। लेकिन यदि आप पिछली कट ऑफ की बात करें और पिछली कट ऑफ को देखकर हमें यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई कम से कम 125 से 30 नंबर से कम में तो काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा हमारा। ठीक है भाई। इतने तो हमें ये सोच कर चलना चाहिए कि इससे कम में हम शायद ये भूल ही जाए कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है। तो मेरा आपको यही सलाह रहेगी मेरी आपको कि जो आपकी तैयारी है वो अभी से शुरू कर दीजिए। और केवल ये मत सोचिए कि केवल रिटन एग्ज़ाम है तो रिटन के बाद में जब हमारा क्वालिफाई हो जाएगा तब हम फिजिकल की तैयारी करेंगे। और अब तो ऐसा हो चुका है कि फिजिकल और मेडिकल वो आपका 2 से 3 दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ निपट जाएगा। तो अगर आपका रिटन क्वालिफाई हो जाता है तो उसके बाद में मेरी आपको सलाह ये रहेगी कि आप एक बार किसी अपने डिस्ट्रिक्ट के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके अपना पूरा का पूरा एक बार बॉडी चेकअप करा ले। और अगर आपका कोई ऐसा बॉडी का कोई ऐसा पार्ट है जिसमें कुछ इफेक्ट है, मतलब थोड़ा बहुत ऐसा कोई छोटा मोटा, क्योंकि बड़ा जो पॉइंट होता है वो तो कभी भी नहीं कट सकता, उसमें तो आपको तुरंत ही बाहर निकाल दिया जाएगा। जो छोटे मोटे पॉइंट होते हैं अगर वो उसमें कुछ इफेक्ट है तो वो पहले से ही अपना पूरा का पूरा आप कवर करा ले किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना चेकअप वगैरह करा के, ताकि आपको फिर बाद में परेशानी ना हो। क्योंकि डीएमई के बाद में अगर आपको आरएमई मिल गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी, 2 से 3 दिन में वो पूरा का पूरा जो आपका पॉइंट है उसको कवर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ठीक है भाई। और जो क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको बता चुका हूँ, 10th स्टैंडर्ड चाहिए। आपकी जो एज है वो उसका क्राइटेरिया भी 1 जनवरी 2025 तक का, उससे पहले आपको 18 से 23 वर्ष के बीच का होना चाहिए। ओबीसी और SC/ST वालों को 3 से 5 वर्ष की छूट मिलती है। तो उस हिसाब से आप देख लेना कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से आपकी उम्र कितनी बैठ रही है अभी। दूसरा, चाहे आप उत्तर प्रदेश पुलिस उठा के देख लें, और इसके अलावा या फिर अभी रेलवे के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, और रेलवे के एग्ज़ाम में भी मान के चलिए दिसंबर से जनवरी से पहले आपका RPF का एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है भाई। और SSC GD की मैं बात करूं तो आपकी टेंटेटिव एग्ज़ाम्स की जो डेट दी गई है वो दी गई है जनवरी से फरवरी की। तो होपफुली ये इसके बाद में ही होगा, इससे पहले तो कभी होने से रहा, क्योंकि डिपार्टमेंट के द्वारा जो डेट दे दी जाती है उससे पहले नहीं होता, हमेशा उससे बाद में ही होता है। ठीक है भाई। और मैं उन बच्चों को भी कहना चाहूँगा जो अभी यूपी पुलिस के इंतज़ार में हैं कि क्या पता हमारा हो या नहीं हो, और उसके चक्कर में आप जो ये वैकेंसी आई है इसको भी अपने हाथ से निकाल दो, तो उसको अब साथ में रख करके उसकी फिजिकल की भी तैयारी करते रहिए, और साथ में इस पर अपना आप पूरा का पूरा फोकस अपना SSC GD पर डाल दीजिए। और जिन लोगों ने RPF का फॉर्म अप्लाई किया है वो RPF पे भी अपना पूरा पूरा फोकस डाल के चले, खासकर साइंस पे, क्योंकि विज्ञान का एक महत्वपूर्ण रोल होता है RPF की वैकेंसी के अंदर हमेशा ही। और RPF में कोशिश करें कि आपका जो स्कोर है वो 95+ ही रहे। मॉक टेस्ट वगैरह आप लगाए, प्रैक्टिस सेट वगैरह आप लगाए, लेकिन उससे पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले अपने।
ठीक है। जो लोग बुक से पढ़ रहे हैं वो वन लाइनर, अगर रेलवे की जो बुक आती है अलग अलग, अगर आप उनसे पढ़ रहे हैं तो वो वन लाइनर को पूरा का पूरा क्लियर करें। और मेरी सलाह तो आपको ये रहेगी कि वन लाइनर क्लियर करने से पहले आप जो टॉपिक्स होते हैं उनके बाकायदा कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, क्योंकि आरपीएफ के एग्जाम में भी अभी टाइम है। ठीक है भाई, सितंबर चला हुआ है, दिसंबर के बाद में ही आपका एग्जाम होगा आरपीएफ का, उससे पहले तो होगा नहीं। तो आप आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं उसमें भी। और दूसरा, अगर आपकी हिंदी अच्छी है इंग्लिश की अपेक्षा, हालांकि 50% से ज़्यादा ही 60-70% बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम के थ्रू ही होते हैं और वो हिंदी ही पसंद करते हैं। तो बाकी अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि एसएससी जीडी में आप इंग्लिश की बजाय हिंदी को चूज़ करें और उसकी अच्छे से तैयारी करें। दूसरी बात कि भाई आपके जो ये 4 सब्जेक्ट हैं आपको इनमें ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। इसका ये नहीं है कि किसी एक में कम हो गए, किसी एक में ज़्यादा हो गए। कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि हमारा जो मैथ है वो वीक है। बहुत से बच्चे हैं जिनका मैथ वीक ही रहता है, लेकिन आपको उस पर काम करना पड़ेगा। यदि सिलेक्शन लेना है तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत आपको उस सब्जेक्ट करनी पड़ेगी जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करिए। और क्योंकि मैथ ऐसी चीज़ है कि एक बार आपने उसकी प्रैक्टिस शुरू की और आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा, तो जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो केवल मैथ ही वो सब्जेक्ट होता है कि जिसका क्वेश्चन देखने के बाद में अगर हमें उसको करने का तरीका पता है तो उसके गलत होने के चांस लगभग ना के बराबर होते हैं जीएस की अपेक्षा। क्योंकि जीएस में कुछ क्वेश्चन, कुछ क्या, अब तो बहुत कुछ क्वेश्चन ऐसे आने लगे हैं जिनमें डाउट ही रहता है। 4 के 4 ऑप्शन देख के ये हमें पता नहीं चल पाता कि अगर 1% भी हमारे मन में 4 ऑप्शन के साथ में कोई डाउट आ गया तो 50% चांस हो जाते हैं कि ये गलती होगा, है ना। लेकिन मैथ का ऐसा है कि अगर हमारे दिमाग में उसका सोल्यूशन है तो एक तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ऊपर से वो जितना हम कर रहे हैं वो पूरा का पूरा उसका आंसर भी करेक्ट ही होगा। ठीक है भाई, कुछ बच्चे रीजनिंग को कम टाइम देते हैं और अब रीजनिंग का रोल धीरे धीरे एग्जाम के अंदर बढ़ने लगा है। ठीक है, तो जो आकृति वगैरह के क्वेश्चन होते हैं उन पर आप ज़्यादा फोकस करें। और हिंदी में एक वर्णमाला में हम ज़्यादा घुसे रहते हैं, वर्णमाला से अलग जो शब्दावली है उस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। तो हिंदी में जो शब्दावली है उसको आप पक्का करें। डेली के आप 10 से 20 ऐसे जो शब्द हैं, चाहे वो विलोम शब्द हो चाहे पर्यायवाची शब्द हो, वो उनको आप पक्का करें, क्योंकि वहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन तो आपके वहीं से निकल के आ जाते हैं। ठीक है भाई, तो मेहनत करते रहिए बरकरार। और आरपीएफ हो गया, अभी एसएससी जीडी का आपके पास में गोल्डन चांस है। यूपी पुलिस में जिन बच्चों को ये लग रहा है कि हमारे नंबर कम है, हालांकि मैं इससे पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि नंबर कम का मतलब ये नहीं है कि कोई 100-150 नंबर कम का मतलब होता है जो आपको लग रहा है जितने बच्चों ने आप एग्जाम दिया है जाकर उन सब का जो एवरेज निकल कर आता है, अगर उस एवरेज से आपके कम नंबर है तो आपके कम कहलाएंगे। हालांकि अलग अलग चैनलों के द्वारा मैंने आपको बताया था कि अलग अलग चैनलों के द्वारा कुछ भोकाल ही मचा रखा है इस सेफ स्कोर को लेकर कि 220 जाएगी लिस्ट, 230 जाएगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हमारे 140 क्वेश्चन ठीक है, यानी हमारे 250-60 नंबर बन रहे हैं। तो इन सब पर ध्यान ना देकर अपना एक खुद का आइडिया जो है वो सेट करके रखिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो केवल आपका ही टफ नहीं था, वो सभी का टफ था। ठीक है, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको पता है कि एग्ज़ाम का जो लेवल था वो कैसा था। 180-190 नंबर अगर आपके हैं तो आप बाकायदा अपनी रनिंग की तैयारी शुरू रखिए और साथ के साथ में जितनी भी ये वैकेंसीज हैं इन पर अपना फोकस डालकर चलिए। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।